आइए बच्चों, अपन आज आपको जीएसटी के फर्स्ट 3 चैप्टर का क्या करवाते हैं, रिवीजन। आइए देखिए, सबसे पहले प्लीज आवाज नहीं, क्लास में कोई आवाज नहीं करेगा। सबसे पहले कोई भी सप्लायर, आपको पता है जीएसटी सप्लायर पे लगता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, वो ट्रेडर हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो क्या हो, रिटेलर हो। जीएसटी का जो सेक्शन 9(1) है, जो जीएसटी का चार्जिंग सेक्शन है, वो ये बोलता है अगर कोई भी 5 कंडीशन क्या कर दी, पूरी कर दी, तो सप्लायर पर क्या लगेगा, जीएसटी। कंडीशन नंबर 1 है कि गुड्स और सर्विस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, गुड्स और सर्विस। मतलब सप्लायर जिसमें डील कर रहा है वो गुड्स और सर्विस की क्या आना चाहिए, डेफिनेशन में। अब गुड्स किसे कहते हैं वो देखिए बच्चों, आप गुड्स और देखिए, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ क्या, मूवेबल प्रॉपर्टी। बट ट्रांजेक्शन मनी और ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी को गुड्स नहीं माना। बट इट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स, जो जमीन से क्या है, अटैच है, जिसको अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटली क्या कर सकते हैं, सर्व। तो एक्शनेबल क्लेम क्या है, गुड्स है। हाउएवर जब आप सप्लाई चैप्टर में जाएंगे तो लॉट एक्शनेबल क्लेम बहुत सारी चीजों को बोलते हैं, लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग, बीआरबीपी को डिस्काउंट कराना। तो लॉटरी, बैटिंग और गैमलिंग तो क्या है, गुड्स भी है और सप्लाई भी है। लेकिन जो अदर एक्शनेबल क्लेम होते हैं वो सप्लाई नहीं है, तो अदर एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं लगेगा। ग्रोइंग क्रॉप्स को भी क्या माना है, गुड्स माना है। जो चीज गुड्स नहीं है वो क्या है, सर्विस है, ट्रांजेक्शन मनी या सिक्योरिटी को छोड़कर। कुल मिला के 2 चीजें गुड्स और सर्विस दोनों ही नहीं है, ट्रांजेक्शन मनी और सिक्योरिटी। लेकिन जब हम किसी मनी का यूज करते हैं या मनी की एक फॉर्म का अनदर फॉर्म में क्या करवाते हैं, चेंज, फॉर एग्जांपल डॉलर का केस में रुपीज में, या हम मनी की जो डिनोमिनेशन होता है उसमें चेंज करवाते हैं, या पैसों का लेन देन करते हैं, उसको तो ट्रांजैक्शन मनी बोलते हैं। बट उन पे जो कमीशन और ब्रोकरेज मिलती है उसको ट्रांजैक्शन मनी नहीं बोलते, उस पर क्या लगेगा, जीएसटी। ये हमने बोला। फिर आता है बच्चों कंसिडरेशन, क्योंकि सप्लाई चैप्टर में जीएसटी तभी लगता है जब क्या हो, कंसिडरेशन हो। कंसिडरेशन की डेफिनेशन लॉ में ये लिखी हुई है, किसी भी गुड्स और सर्विस के रेस्पेक्ट में कैश मिले या काइंड मिले, आज मिले या कल मिले, रिसिपेंट से मिले या रिसिपेंट के ब्याह पर किसी और से मिले, वो कंसिडरेशन माना जाएगा। लेकिन अगर कंसिडरेशन गवर्नमेंट से मिले एज सब्सिडी तो वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। तो बच्चों कंडीशन नंबर 1 से 2 ही लोग बाहर हुए हैं, एक तो जो ट्रांजेक्शन मनी में डील करता है और एक ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी में डील करता है। फिर हमारी सेकंड कंडीशन थी बच्चों, उसकी सप्लाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों, सप्लाई। सेक्शन 71A, 71AA बी सी, सेक्शन 71A, सेक्शन 72 क्या, ए बी, और सेक्शन 73 क्या, ए और बी। ये हमको पढ़ना है, ये बताता है सप्लाई किसे कहते हैं। इसके साथ शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और साथ में क्या पढ़ना होता है, शेड्यूल 3। उसके बाद हमारे क्या आते हैं, ठीक है, सेक्शन कौन से आते हैं, 8। अब सप्लाई होनी चाहिए। अब सप्लाई का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मीनिंग ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सप्लाई इंक्लूड सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल मेड और एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब सप्लाई होने के लिए इनमें से आपने कोई एक्टिविटी की है, नंबर 1 सप्लायर का बिजनेस होना चाहिए या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए। जब ये बातें होगी तभी क्या मानेंगे, सप्लाई। अगर ये मिस है, नो सप्लाई, नो जीएसटी। हाउएवर इस बात के यहाँ पे 2 एक्सेप्शन दे रखे हैं। एक ऐसा केस है, वैसे सप्लाई का मतलब सेल होता है, बट एक ऐसा केस है जब बाइंग को भी क्या माना है, सप्लाई, जिसका नाम है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, चाहे बिजनेस हो या ना हो, बताओ क्या मानेंगे, सप्लाई। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन। लेकिन ध्यान रखना, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का शेड्यूल 1 में भी रेफरेंस आया है, वो अपन एक सेपरेटली बात करेंगे। तो बताइए, वैसे तो सप्लाई होने के लिए एक्टिविटी होना चाहिए, सप्लायर का व्यापार होना चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए। बट एक केस ऐसा है जहां पे क्या बिजनेस नहीं है तो भी क्या मानेंगे, सप्लाई, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन। हम बोलते हैं सप्लाई होने के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है। हाउएवर 71C बोलता है शेड्यूल 1 में
4 ऐसी घटनाएं हैं जहां कंसिडरेशन नहीं है तो भी क्या मानेंगे? सप्लाई। शेड्यूल 1 में 4 ऐसी घटनाएं जहां कंसिडरेशन नहीं है तो भी क्या मानेंगे? सप्लायर। पहला है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ असेट्स। अगर कोई पर्सन किसी भी गुड्स या सर्विस का क्या किसी भी गुड्स का क्या कर देता है? परमानेंटली ट्रांसफर, इवन विदाउट कंसिडरेशन, इट विल बी ट्रीटेड सप्लाई प्रोवाइडेड दैट आईटीसी हैज टेकन एट द टाइम ऑफ परचेज। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई करते हो इवन विदाउट कंसिडरेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एडिशनल प्लेस, रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को आप क्या करते हो? सप्लाई, इवन विदाउट क्या? कंसिडरेशन, तो भी क्या मानेंगे? सप्लाई। तो सेकंड बोल रहा है कोई भी पर्सन रिलेटेड पर्सन को या डिस्टिंक्ट पर्सन को क्या करता है? सप्लाई। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इट विल बी ट्रीटेड सप्लाई इवन देयर इज नो कंसिडरेशन। हाउएवर, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सप्लाई करता है ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सप्लाई करता है, जीएसटी में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिलेटेड माना है, तो उस केस में सप्लाई की वैल्यू अगर 50,000 से कम है तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर 50,000 से ज्यादा है तो इवन विदाउट कंसिडरेशन बताओ क्या मानेंगे? सप्लाई। थर्ड था प्रिंसिपल एजेंट को या एजेंट प्रिंसिपल को क्या करता है? सप्लाई। और यहाँ एजेंट वो है जो अपने नाम से क्या करता है? इनवॉइस इशू करता है। तो उस केस में जब प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करेगा या एजेंट प्रिंसिपल को सप्लाई करेगा इवन विदाउट कंसिडरेशन बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, इसको क्या मानेंगे? सप्लाई। तो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ डिस्पोज असेट्स, दूसरा क्या? रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को, तीसरा क्या? प्रिंसिपल किसको? एजेंट, और एजेंट किसको? प्रिंसिपल को। चौथा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस का शेड्यूल 1 में भी जिक्र है और 7(1)(b) में भी आया है। अगर कंसिडरेशन है तो 7(1)(b) लगेगा और अगर कंसिडरेशन नहीं है तो शेड्यूल 1 लगेगा। अगर हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं फ्रॉम रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन इवन विदाउट कंसिडरेशन बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बताओ उसको क्या मानेंगे? सप्लाई। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर आप किससे लेते हो? रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इवन विदाउट, तो बताओ उसको क्या मानेंगे? सप्लाई। तो बताओ 4 एक्टिविटी है जहां पे बिना कंसिडरेशन भी क्या मानेंगे? सप्लाई। इसके अलावा अगर कोई और एक्टिविटी है और कंसिडरेशन नहीं है तो बच्चे उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। अब नाउ हमारे पास लॉ में ऐसे भी केस है जहां सब कुछ था तो भी सप्लाई नहीं मानेंगे। जैसे जिसका नाम था पहला, अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सेवाएं दे, क्या बोला मैंने? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई और सर्विस दे तो मानेंगे, बट हम किसकी बात कर रहे हैं? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रिब्यूनल जो किसी लॉ में स्टैब्लिश है, अगर ये लोग सेवाएं दे तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसी लॉ में स्टैब्लिश नहीं होता, इसलिए उसकी सेवाओं को क्या मानते हैं? सप्लाई। ये जो गवर्नमेंट पर्सन है, एमएलए, एमपी, पार्षद, मेयर, इनकी सेवाओं को सप्लाई नहीं मानते। ऐसे लोग जिनको किसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के कारण कोई पोस्ट मिली हुई है उसको भी हम सप्लाई नहीं मानते। ऐसी बॉडी और स्टैब्लिशमेंट जिसका गठन किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और उस बॉडी के जो चेयरपर्सन और या मेंबर्स होते हैं जो इनकी सेवाओं को भी सप्लाई नहीं मानेंगे। उसके बाद ये जो मॉर्चरी वगैरह जो सेवाएं होती है, फंडल वगैरह, इनसे जो जुड़े हुए लोग होते हैं उनकी सेवाओं को भी सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है बच्चों, लैंड और बिल्डिंग, अगर आप लैंड और बिल्डिंग की सप्लाई करते हो तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। लेकिन अगर अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग की सप्लाई करते हो तो उसको सप्लाई ऑफ मानेंगे और सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। एक्शनेबल क्लेम, लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग को छोड़ दो, बाकी जो एक्शनेबल क्लेम होते हैं उनको सप्लाई नहीं मानते। लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग गुड्स भी है और सप्लाई भी है, उस पर जीएसटी लगेगा। अगर एक पर्सन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में क्या कर रहा है? गुड्स की सप्लाई कर रहा है, मतलब इंडिया में गुड्स एंटर ही नहीं हुए तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर इंडिया में होम कंजम्पशन के लिए गुड्स छुड़वाने से पहले अगर आप उसको क्या कर देते हैं? सप्लाई, तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर होम कंजम्पशन में गुड्स छुड़वाने से पहले अगर आप वेयरहाउस की वेयरहाउस में सप्लाई कर देते हैं तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। तो ये वो केस है जहां एक्टिविटी भी थी, व्यापार भी था और कंसिडरेशन था तो भी सप्लाई नहीं मानेंगे। तो बच्चों ये बात कौन बता रहा है यहाँ पे? सेक्शन कौन सा? तो मैंने ए बता दिया, बी बता दिया, सी बता दिया और ए बता दिया। 7(2)(b), अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243G या डब्ल्यू में कुछ फंक्शंस बता रखे हैं जो गवर्नमेंट अगर पब्लिक इंटरेस्ट में करती है तो ऐसे फंक्शंस को ना तो गुड्स की सप्लाई मानते ना सर्विस की, मतलब उन पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर कोई चीज सप्लाई है तो पहचानो कि वो गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की। तो 7(1)(a) बताता है, शेड्यूल 2 में आपको बता रखा है कि वो गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की। तो बच्चों जब आप शेड्यूल 2 में जाओगे, किस में जाओगे?
शेड्यूल 2 में जाओगे तो यहाँ पे जो क्रक्स ये है, जहाँ ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है तो वो गुड्स की सप्लाई है, चाहे इमीडिएट या फ्यूचर में, और जहाँ ऑनरशिप ट्रांसफर वो सर्विस की सप्लाई है। लैंड और बिल्डिंग को सप्लाई करते हो तो सप्लाई नहीं है, लेकिन अगर उसको आप रेंट पे, लीज वगैरह पे देते हो तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। जॉब वर्कर के काम को क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर आप अपने घर की एसेट्स को बिजनेस के अंदर, क्या बिजनेस के एसेट को घर में ट्रांसफर कर देते हैं परमानेंट, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, या टेम्पररी करते हैं तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। ऐसे ही बच्चों, अगर आप अपने बिजनेस को गोइंग कंसर्न के आधार पर किसको बेच देते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, बट अगर आप अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं, क्या कर देते हैं बच्चों? बंद कर देते हैं, तो उसके अंदर सारी की सारी एसेट अगर आप ट्रांसफर कर देते हैं तो उसको सप्लाई ऑफ क्या मानेंगे? गुड्स मानेंगे। उसके अलावा बच्चों, ये कुछ एक्टिविटीज है। अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को अगर आप बेचोगे तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। आईपीआर राइट को अगर आप किसी को यूज करने का अधिकार देते हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करने का अधिकार देते हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। किसी गुड्स को राइट टू यूज देते हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। किसी एक्ट को करना या एक्ट को छोड़ देना, या आपको किसी नॉन टॉलरेंस परफॉर्मेंस के लिए कोई पैसा मिलता है, वो सप्लाई ऑफ क्या मानेंगे? सर्विस। वर्क कॉन्ट्रैक्ट को क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। और रेस्टोरेंट को क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। बच्चों, यहाँ पे अमेंडमेंट आके ये हट गया और उसकी जगह एक नया सेक्शन आ गया। कौन सा? ये 718। यहाँ पे है एक क्लब और मेंबर। इनकम टैक्स में क्लब और मेंबर जो म्यूचुअलिटी पे चलते हैं उनको एक ही पर्सन मानते हैं, उन पे इनकम टैक्स नहीं लगता। बट जीएसटी में अगर एक क्लब, चाहे वो इनकॉर्पोरेट हो या अनइनकॉर्पोरेट हो, अगर अपने मेंबर्स को कोई सर्विस देता है फॉर कंसिडरेशन, तो दोनों को अलग अलग माना है और इसको सप्लाई मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों? सप्लाई। तो 7 क्या बोल रहा है? कोई भी क्लब, चाहे वो इनकॉर्पोरेट हो या ना हो, अपने मेंबर्स को अगर क्या देता है कोई, चाहे इनकम टैक्स में बताओ मेंबर और क्लब को एक ही माना है, बट जीएसटी क्या मानेंगे? अलग अलग, और उसको सप्लाई मानेंगे। इस तरह से बच्चों ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है सेक्शन 7। अब कोई चीज अगर हम दो प्रोडक्ट को सिंगल प्राइस पे बेचते हैं और दोनों की जीएसटी की रेट क्या है? अलग अलग है, तो नाउ क्वेश्चन उठता है कि बताओ जीएसटी का ट्रीटमेंट क्या होगा? तो सेक्शन 8 बोलता है अगर ये कंपोजिट सप्लाई है, क्या है बच्चों? तो उस केस में जो दोनों में जो मेन प्रोडक्ट है उसकी रेट पर जीएसटी लगेगा, और अगर ये मिक्स सप्लाई है तो हाईएस्ट रेट से लगेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये कंपोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई? दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई जो एक तरह से जुड़ी, एक दूसरे से जुड़ी हुई है नेचुरली इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और इसमें एक प्रिंसिपल सप्लाई है तो उसको बोलेंगे कंपोजिट सप्लाई। जहां दोनों ही प्रिंसिपल है या नेचुरल कंजक्शन नहीं है तो उसको बोलेंगे मिक्स सप्लाई, और मिक्स में अपन क्या लेंगे? हाईएस्ट रेट। कौन सा सेक्शन था? 8। अब नाउ हम बात करते हैं कंडीशन नंबर 3। तो बताओ पहली कंडीशन क्या है? गुड्स और सर्विस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? उसकी सप्लाई होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है पर्सन टैक्सेबल होना चाहिए। इसके लिए आपको सेक्शन 23 पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन 24 पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन 21, 2, 3, 4 एक्सप्लेनेशन और 2 एक्सप्लेनेशन ये पढ़ना पड़ेगा। बच्चों, अगर आप ई वॉर में डील करते हैं, एक्सक्लूसिवली ई वॉर में डील करते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लायबल नहीं हो। 100% एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील करते हो, 100% क्या, या वाइन एल्कोहल वगैरह बेचते हो, या एक्सक्लूसिवली पेट्रोल बेचते हो, या आप इंडिविजुअल एचयूएफ और एग्रीकल्चरिस्ट हो, तो बताइए ये लोग एक्सक्लूसिवली अगर इन चीजों में डील करते हैं तो इनका टर्नओवर कितना भी हो, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लायबल नहीं है। अगर आपकी सेवाओं पर आरसीएम लग रहा है, क्या बोला मैंने, तो जो सप्लायर है उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। ई मतलब एग्जेम्प्टेड, डब्ल्यू मतलब वाइन, और ए मतलब एग्रीकल्चर, और आर मतलब रिवर्स चार्ज। यहां तक की बात समझ में आई बच्चों आपको? 24 बच्चों 12 ऐसे लोग हैं जिनको कंपल्सरी क्या करवाना है? रजिस्ट्रेशन, चाहे आपका टर्नओवर कितना भी हो। अगर आप यहां बैठे बैठे दूसरे स्टेट में टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स अदर देन हैंडीक्राफ्ट गुड्स, अदर देन, मैं यहां सर्विस की बात नहीं कर रहा, तो मेरे को कंपल्सरी क्या करवाना है? रजिस्ट्रेशन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, चाहे इंट्रा करे या इंटर करे, उनको क्या करवाना है? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई कर रहा है तो 24 अप्लाई नहीं होगा। जिन सेवाओं पे आरसीएम लगता है तो जो रिसिपेंट होता है बच्चों उसको कंपल्सरी क्या करवाना है? रजिस्ट्रेशन। दूसरे इंटर स्टेट ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, सीटीपी, एनआरटीपी, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, एंड थर्ड जिन सेवाओं पे क्या लग रहा है? आरसीएम, और रिसिपेंट को कंपल्सरी क्या करवाना है? रजिस्ट्रेशन। जो लोग इको के थ्रू गुड्स की सप्लाई करते हैं, किसके थ्रू? इको के थ्रू,
और इको टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लाइबल है, तो ऐसे गुड्स के सप्लायर को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना है। या सर्विस वर्ड नहीं है, केवल कौन सा वर्ड है, गुड्स वर्ड है। यहां तक की बात क्लियर है। इको जो टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लाइबल है, उसको भी कंपल्सरी क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन। 95 वाली सेवा है जहां पे इको जीएसटी पे करने के लिए क्या होता है, लाइबल। रेडियो टैक्स में इको लाइबल होता है। होटल हाउस कीपिंग में अगर वो एक्चुअल सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो इको लाइबल होता है। रेस्टोरेंट में कौन लाइबल होता है, इको। तो ऐसे इको को 95 में जो लाइबल है, ऐसे इको को भी कंपल्सरी क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन। 4 और 3 7, बोलो मेरे साथ। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, सीटीपी एनआरटीपी मेकिंग इंट्रा इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, और जिन सेवाओं पे क्या लग रहा है, आरसीएम, वहां कंपल्सरी करवाना है। जो लोग इको के थ्रू गुड्स बेचते हैं उनको करवाना है, इको जो टीसीएस कलेक्ट करता है उनको करवाना है, और 95 वाले इको को करवाना है। नेक्स्ट, सेक्शन 51 में जो टीडीएस कलेक्ट करने के लिए लाइबल है, टीडीएस काटने के लिए क्या है, लाइबल है, उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना है, चाहे वो ऑलरेडी क्या हो, रजिस्टर्ड हो। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को अगर आईटीसी बांटनी है तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करवाना है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, चाहे वो ऑलरेडी क्या है, रजिस्टर है। अगर आपका प्रिंसिपल टैक्सेबल है और एजेंट क्या कर रहा है, टैक्सेबल सप्लाई, तो बताइए उस एजेंट को कंपल्सरी क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन। OIDAR, क्या बोला मैंने, इंडिया के बाहर से इंडिया में अनरजिस्टर्ड पर्सन को क्या कर रहा है, सप्लाई, तो OIDR को कंपल्सरी क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 24। अगर आप इन 2 सेक्शनों में नहीं आ रहे हो तो सेक्शन कौन सा, 22। किसी भी गुड्स और सर्विस के सप्लायर का एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट से ज्यादा है, दैट इज 10, 20, 40 एज द केस में भी, तो बताइए उसको क्या करवाना पड़ेगा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, उन सभी स्टेट में जहां जहां से वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। अगर आप एग्जिस्टिंग लॉ में क्या है, रजिस्टर्ड है, तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। 3, अगर मान लो एक आदमी का, एक रजिस्टर्ड पर्सन का क्या हो जाए, सक्सेशन गोइंग कंसर्न आधार पे, तो जो नया पर्सन है उसको कंपल्सरी क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। जिस दिन वो सक्सेशन हुआ था, अगर एक कंपनी का दूसरी कंपनी में क्या हो जाए, अमालगमेशन, तो दूसरी कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन का क्या आया था, सर्टिफिकेट, उसको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। बताओ, एक प्रिंसिपल और उसका एजेंट, अगर एजेंट रेस्पॉन्स वो शेड्यूल 1 वाला एजेंट है, कौन सा बच्चों, तो एजेंट अपने नाम से और प्रिंसिपल के नाम से सप्लाई कर रहा है, तो बताइए टर्नओवर एजेंट का ही माना जाएगा। अगर प्रिंसिपल जॉब वर्कर के प्लेस से सप्लाई कर रहा है और जॉब वर्कर कौन है, रजिस्टर्ड, तो टर्नओवर प्रिंसिपल का माना जाएगा। मीनिंग ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, मीनिंग ऑफ, ये हमारी परचेज होती है, हमारी सेल होती है। परचेज हमारी एफसीएम वाली हो या आरसीएम वाली हो, उसको टर्नओवर में नहीं लेंगे। जो हमारी सेल होती है, इसको हम आउटवर्ड सप्लाई बोलते हैं, चाहे वो इंट्रा हो, इंटर हो या एक्सपोर्ट हो, लेंगे। टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो, नील रेट हो या नॉन टैक्सेबल हो, लेंगे। ट्रांजैक्शन मनी और सिक्योरिटी वो तो गुड्स ही नहीं है ना। जो शेड्यूल 3 के अंदर जो सप्लाई बता रही है वो तो सप्लाई नहीं है, उनको नहीं लेंगे। जॉब वर्कर को हम भेजेंगे तो सप्लाई नहीं है, उसको नहीं लेंगे। डिस्टिंक्ट पर्सन को करेंगे तो लेंगे, एडिशनल प्लेस को करेंगे तो नहीं लेंगे। अदर लॉ का टैक्स लेंगे, जीएसटी लॉ का टैक्स नहीं लेंगे। और टर्नओवर पैन नंबर वाइज निकाला जाता है। अगर आपका टर्नओवर एप्लीकेबल लिमिट से ज्यादा है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा से सप्लाई कर रहे हो टैक्सेबल, तो लिमिट क्या होगी, 10 लाख। अदर स्टेट से कर रहे हो, आप सर्विस के सप्लायर हो, तो लिमिट क्या होगी, 20 लाख। अगर आप गुड्स के सप्लायर हो, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, पांडिचेरी, सिक्किम और तेलंगाना से सप्लाई कर रहे हो, 20 लाख। इनके अलावा किसी और स्टेट से कर रहे हो, पान मसाला, आइसक्रीम, तंबाकू या वो टाइल्स वगैरह ईटों के आप ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर, तो 20 लाख। अदरवाइज बताओ क्या होगा, 40। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर एप्लीकेबल लिमिट से क्या है, ज्यादा है, तो जिन जिन स्टेट से आप क्या कर रहे हो, टैक्सेबल सप्लाई, आपको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। आपने गुड्स भी था, सप्लाई भी था और आप टैक्सेबल थे, आपके गुड्स और सर्विस एग्जेम्प्ट नहीं होने चाहिए। वो अपन अगले वीडियो में बात करेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों।